नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री का आज का दौरा काफी आम और खास रहा है, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष भारत और जापान के मैत्री संबंध को दर्शाता है। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है ये काफी तकनीकियों से बना है और तकनीकियों को दर्शाता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो 5000 लोगों को प्रधानमंत्री का संबोधन जो हुआ है ये 2022 के गणित को साधता है। तो कहीं न कहीं देखने वाली बात यह होगी ये विकास मॉड्यूल या रोड मैप जो विकास का है इसको लेके सरकार किस तरीके से 2022 का बिगुल साधने में सफल होती है। 15 जुलाई का आज वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी खास था, क्योंकि 1500 करोड़ रुपए की सौगात काशी वासियों सहित पूर्वांचल को मिली है। यह गणित 2022 चुनाव के लिए कहीं न कहीं देखने को मिला है, क्योंकि मंच पे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर और ब्राह्मण चेहरे में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे दिखे। और इस दरमियान लगातार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 6 बार तारीफ करते नजर आए। तो कहीं न कहीं 2022 का जो गणित है, जो बात की जा रही थी लगातार, वो साबित हो रही है। मैं इस वक्त रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में हूँ, जो भारत और जापान के मैत्री संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए बना हुआ है। यह रुद्राक्ष आकार में बना हुआ ऑडिटोरियम आने वाले समय में देश के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि यह ऑडिटोरियम वाराणसी ही नहीं जापान तक के लोगों को जोड़ रहा है और जापान से भारत के लोगों को जोड़ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनावों में मां गंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में हर हर महादेव का नारा देकर 2022 के विधानसभा चुनावों का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 1500 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला होने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा राजनीतिक लिहाज से खासा अहम माना जा रहा है। 19 जुलाई को लोकसभा के मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसे लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को एक होमवर्क दिया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि अपने अपने विभागों को अच्छी तरीके से जानने, समझने और मॉनसून सत्र के दौरान अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पेश करने की बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने सभी नए मंत्रियों को ये आदेश दिए हैं कि अपने अपने विभागों को अच्छी तरीके से जान लेना और उनके नियमों को समझना होगा, जिसको लेकर मॉनसून सत्र के दौरान सभी मंत्री अच्छी तरह से अपने वक्तव्य को पेश कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने मानसून सेशन से पहले केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को आगामी मानसून सेशन के दौरान पूरी तैयारी के लिए आने को कहा। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम ने मंत्रियों को अपना होमवर्क करने और सत्र के दौरान सरकार के विचारों को प्रभावी ढंग से सामने रखने की बात कही है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सेशन 19 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें 17 नए विधेयकों को पेश किया जाना है। लंबे समय से पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह अब खत्म होती नजर आ रही है। दरअसल प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस में मतभेद खत्म करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। हरीश रावत ने साफ किया कि पंजाब के कैप्टन सीएम अमरिंदर बने रहेंगे, तो नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आपको बता दें, बुधवार को आला कमान की मीटिंग के बाद सुलह खत्म करने का ये रोड मैप तैयार हुआ। पंजाब कांग्रेस में दो दिग्गजों के बीच मची आंतरिक कलह का हल पार्टी ने अब ढूंढ लिया है। दरअसल झगड़ा सुलझाने के लिए बनाए गए पैनल के सदस्य हरीश रावत ने सुलह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में कोई शिकवा गिला नहीं है। उन्होंने सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें
कि पंजाब इकाई की कलह पर कांग्रेस आलाकमान ने बुधवार को मीटिंग की थी। इसमें समाधान निकालने की संभावना जताई गई थी। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के मुद्दे पर चर्चा की थी। लोगों को अब बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक ट्रांजिट सिस्टम को गूगल मैप से जोड़ दिया है। अब गूगल मैप के जरिए लोग बसों की लोकेशन भी ट्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ बस स्टॉप, बस के आने का समय और उनके रूट्स की जानकारी भी गूगल मैप पर मिलेगी, जिससे लोगों के ये समय में कटौती होगी। देश की राजधानी दिल्ली में बसों के लिए अब लोगों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक ट्रांजिट सिस्टम को गूगल ऐप से जोड़ दिया है। इस माध्यम से दिल्ली में लोग आखिरी मिनट तक अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। इस पहल के बाद अब गूगल पर दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों की लोकेशन मिल सकेगी। उपयोगकर्ता को गूगल प्लेटफॉर्म पर बसों के वास्तविक समय में मार्ग, सभी बस स्टॉप, आगमन और प्रस्थान का समय दिखाई देगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज दिल्ली में उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। आपको बता दें कि हाल ही में तीरथ सिंह रावत को हटाकर बीजेपी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनावों में पुष्कर सिंह धामी का ये एक्शन मोड कितना सफल होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने रुड़की देवबंद परियोजना में उत्तराखंड राज्य की ओर से वर्तमान तक दिए गए 296.67 करोड़ की धनराशि के अंशदान को पर्याप्त मानते हुए परियोजना के अवशेष कार्यों का वित्त पोषण रेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किए जाने का अनुरोध किया है। आज भारतीय बाजार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 15 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है, जिसके बाद अब दिल्ली बाजारों में पेट्रोल 101.54 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89.87 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी जरूर हुई है। हालांकि कोरोना मामले में उतार चढ़ाव अभी भी जारी है, लेकिन कोरोना के संकट अभी भी टला नहीं है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कई वेरिएंट अलग अलग सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वेरिएंट अलग अलग राज्यों में अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कप्पा का नया वेरिएंट सामने आया है। आपको बता दें कि ये कप्पा वेरिएंट 2 मरीजों को अपने चपेट में लिया है। वहीं अगर जीका वायरस का बात करें तो जीका वायरस भी अपना धीरे धीरे पांव पसारना शुरू कर दिया है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी जरूर हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कोरोना अलग अलग वेरिएंट अपने पैर पसार रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से कई संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं कप्पा नाम का नया वेरिएंट भी सामने आया है, जिसने अभी तक देश में 2 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। तो वहीं बात करें जीका वायरस की, तो जीका वायरस ने भी अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जहां कोरोना वायरस के मामले कम होने लगे थे, वहीं फिर से देश में कोरोना वायरस के मामले तेज होने लग गए हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में 40,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा केस केरल में आ रहे हैं। वहीं केरल में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका में फिर से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इस बात से लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है और सवाल है कि क्या मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं और क्या ये तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है।
दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है। बारिश से राजधानी दिल्ली में मौसम सुहावना हो गया है। अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है और उसके बाद भारी बारिश का सिलसिला शुरू होगा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के अंदर भद्रवा इलाके में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां आज भी गुप्त गंगा बहती है। गुप्त गंगा यानी गंगा मैया। गंगा मैया प्राचीन काल से यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है और यहाँ के लोगों की इस मंदिर के प्रति काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि गुप्त गंगा की धार निरंतर इस शिवलिंग के ऊपर बहती है। जो ये पत्थर का शिवलिंग यहाँ पर अपने आप यहाँ पर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण काफ़ी समय पहले हुआ था, यानी कई वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस मंदिर में ये जिस जगह पर यह मंदिर बना है गुप्त गंगा का, यहाँ पर पांडु भी यहाँ पर रहते थे। जब उनको वनवास हुआ था तो यहाँ पर पांडवों ने काफ़ी समय बिताया था। इस तरह की मान्यता लोग जो है वो बताते हैं और लोग ये भी कहते हैं कि इस मंदिर के प्रति उनकी काफ़ी आस्था जुड़ी है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु सबसे पहले यहाँ पर गुप्त गंगा में स्नान करते हैं। उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान शिव को चंदन और फूल माला अर्पित करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद गुप्त गंगा के दर्शन करते हैं। शिवलिंग का निर्माण काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पर हुआ था और उसके बाद यहाँ पर ये जो मंदिर का निर्माण है, इसका अगर आप इसकी आकृति देखें तो गुम्मट गोल आकार में है। ऐसा लगता है कि एक ही पत्थर से इसके गुम्मट को बनाया गया है। एक पहाड़ी के ऊपर इस मंदिर की स्थापना की गई है। ये मंदिर भद्रवा इलाके में स्थित है और इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन करना चाहें तो आपको जम्मू आना पड़ेगा और जम्मू के बाद आपको जम्मू से बाई रोड होते हुए भद्रवा पहुंचना पड़ेगा और भद्रवा के बाजार के से थोड़े ही दूरी पर इस मंदिर के दर्शन आपको हो सकते हैं। हरियाणा के 18वें राज्यपाल के तौर पर बंडारू दत्तात्रेय की नियुक्ति हुई है। चंडीगढ़ में वीरवार को शपथ समारोह हुआ, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रविशंकर झा ने बंडारू दत्तात्रेय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ समारोह में पंजाब के राज्यपाल वीपी बदनौर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बंडारू दत्तात्रेय की नियुक्ति हरियाणा में नए राज्यपाल के तौर पर हुई है। इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल के राज्यपाल थे। काबिले गौर है कि इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि वो 4 बार सांसद भी रहे हैं। फरीदाबाद के खोरी गांव में आज पूरी तैयारी के साथ लगातार दूसरे दिन तोड़फोड़ को अंजाम देने के लिए पूरा दस्ता वहां खोरी गांव पहुंचा और लोगों के आशियाने तोड़ने शुरू किए। बता दें कि कल बरसात के कारण कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था और आज पुनः इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। सुबह महिलाओं ने रोष प्रदर्शन किया, जमीन पर लेटकर प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके आशियाने ना तोड़े जाएं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की और महिलाओं को तितर बितर कर दिया गया। इस दौरान अपने आशियाने टूटते देख लोग रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इस तोड़फोड़ को जारी रखा गया। अब मात्र 5 दिन शेष हैं। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन द्वारा रिपोर्ट पेश की जानी है और 19 जुलाई तक पूरे खोरी क्षेत्र को खाली करवाना है। तो ऐसे में 5 दिन में हजारों मकानों को ढहाना और जमीन को खाली करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज हस्ताक्षर अभियान चलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रोहतक के गोहाना अड्डा पर आज 2 पूर्व मंत्रियों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और उसके बाद लोगों से रूबरू होते हुए कहा कि इस सरकार में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में इतनी महंगाई नहीं थी जिस तरह से अब तेल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाया जाएगा ताकि आम आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं पूर्व मंत्रियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब
हरियाणा में कल से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद स्कूलों ने भी इसको लेकर कमर कस ली है। लेकिन अभी स्कूल खुलने को लेकर कई अभिभावक और छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो स्कूल जाएं या नहीं। लेकिन इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें अभिभावकों और छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही स्कूल प्रशासन को भी कोविड के प्रति समझाने का प्रयास किया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन तैयारियों के बीच कल किस प्रकार से स्कूल खुलेंगे। क्यों कहीं राहत तो कहीं आफत बन के बरसी है। बताना चाहेंगे कि पिछले 2 दिनों से कैथल समेत पूरे प्रदेश के अंदर बारिश झमाझम हो रही है। जहां किसानों को इसका फ़ायदा मिला है, वहीं कुछ लोगों को इसका नुकसान भी हुआ है। बताना चाहेंगे किसान लगातार बारिश की वाट देख रहे थे। उन लोगों को फसलों में पानी मिलने से कहीं ना कहीं राहत मिली है। वहीं अगर हम कैथल शहर की बात करें, कैथल शहर के जो निचले इलाके हैं, उनके लोगों को यह बारिश आफत लेकर आई है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भर चुका है। वहीं शहर के चौक चौराहों के ऊपर भी पानी खड़ा हुआ है, जिससे आने जाने वाले भी परेशान हो रहे हैं। बताना चाहेंगे कैथल गुमथला गांव के पास यमुना नदी के नगली घाट पर 104 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, और इसी के साथ ही जो है ओवरब्रिज की सुरक्षा को लेकर सिंचाई विभाग द्वारा इसके किनारों को पक्का किए जाने का काम किया जा रहा है, ताकि जो पुल है उसकी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन उसके किनारों को जो पक्के किए जाने का काम चल रहा था, इसी दौरान जो है 40,000 क्यूसेक जो है पानी बताया जा रहा है कि आया था, और इसी दौरान जो है वो जो किनारे पक्के किए जाने का काम चल रहा था, वो किनारे जो है बह गए। तो इससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको ये शक है कि जो काम किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों ने जो है स्थानीय जो प्रशासन है और सरकार है उससे ये मांग की है कि इस बारे में पूरी जो है जांच की जानी चाहिए, ताकि आने वाले जो अगर पुल का निर्माण किया जा सकता है, अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। तो ऐसे में स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से इस बारे उचित कार्रवाई की जाने की मांग भी की है। विकास और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चंदाना गांव की महिलाओं ने अब जागरूकता की अलख जगाने का फैसला लिया है। गांव की 90 वर्षीय राम प्यारी का कहना है कि अगर गांव में पानी की निकासी, पेयजल और सफाई की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगी। और कलाइत इलाके में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले गांव बाड़ू के विद्यार्थियों ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हुए शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभागों और दूसरे इदारों में सेवाओं की मांग की थी। अब देखना ये है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो सेवाएं जुटाने के लिए आगे आते हैं या न्यायालय की फटकार के बाद अधिकारियों की टीम गतिशील होगी। सोनीपत में लगातार बैंक और एटीएम में सुरक्षा गार्ड न होने की वजह से लूटपाट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अब इसको लेकर सोनीपत का पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल अलर्ट मोड में नज़र आया है, और अब जिन बैंकों में सुरक्षा गार्ड नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि 3 महीने में होने वाली बैठक में लगातार गार्ड ना होने की बात को रखा जाता है, लेकिन बावजूद उसके काफ़ी बैंक ऐसे हैं जो अपने बैंकों में सुरक्षा गार्ड नहीं रखते हैं, और इसी की वजह से लगातार एटीएम और जो बैंक हैं वो लुटेरों के निशाने पर रहते हैं, और जिसकी वजह से आए दिन वारदातें हैं जो देखने को मिल रही हैं। और इसी के चलते अब ऐसा ना करने वाले बैंकों के खिलाफ 188 की कार्रवाई करने के जो निर्देश हैं जिला प्रशासन द्वारा दे दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनके अस्थि कलश अब हिमाचल प्रदेश के पवित्र नदियों और सरोवर में प्रवाहित किए जाएंगे, जिसको लेकर आज 72 अस्थि कलश शिमला पहुंचे हैं। कुलदीप राठौर ने बताया कि सभी अस्थि कलशों को दर्शनों के लिए रखा जाएगा। कुलदीप राठौर का ये कहना है कि ब्लॉक स्तर पर सभी अस्थि कलशों को रखा जाएगा और श्रद्धा सुमन लोग अर्पित कर पाएंगे। इसके बाद हरिद्वार में भी अस्थि कलश को विसर्जित किया जाएगा। वहीं हिमाचल में भी जो 72 अस्थि कलश होंगे उनको भी पवित्र सरोवर और नदियों में विसर्जित किया जाएगा। इसके साथ ही कुलदीप राठौर ने एक पत्र जयराम सरकार को लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मूर्ति स्थापित की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना है कि रिज पर स्थापित की जाने वाली इस मूर्ति का खर्च भी कांग्रेस वहन करेगी।
कुलदीप राठौर ने ये मांग की है कि हिमाचल के किसी बड़े संस्थान का नाम भी वीरभद्र सिंह के नाम पर रखा जाए। हिमाचल में भाजपा द्वारा मिशन रिपीट करने की तैयारी को लेकर आज हमीरपुर जिले में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमीरपुर के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मिशन रिपीट को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमीरपुर में चलाई जा रही हैं या पूरे प्रदेश में चलाई जा रही हैं, उनको जन जन तक कैसे पहुंचाना है या भाजपा कार्यकर्ताओं को इसके बारे में टिप्स दिए गए। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के मिशन रिपीट पर पूरी तरह से रणनीति तैयार की जा रही है। इस मौके पर हमीरपुर जिला के भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा, विधायक नरेंद्र ठाकुर तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता इस बैठक में विशेष रूप से उपस्थित रहे। तो आखिरकार जिला प्रशासन पैराग्लाइडिंग का ट्रायल करवाने में सफल रहा। आज दूसरे दिन जाकर पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल हुआ, जबकि कल पूरा दिन जिला प्रशासन पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ और लैंडिंग पॉइंट को लेकर कदम ताल करता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि सुरक्षा के पूरे इंतजामों के बीच में ये ट्रायल किया गया। इस मौके पर पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत कर्मचारी, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का जो है वो सहयोग लिया गया। तब जाकर आज सुबह 7 बजे इस ट्रायल को सफल किया गया। हालांकि कृषि मंत्री ने पहले से कहा था कि हम 15 तारीख को सफल ट्रायल प्रशिक्षण करेंगे। उसके लिए धर्मशाला, बिलासपुर, सुंदरनगर, पालमपुर के साथ साथ दिल्ली से भी स्पेशल पायलटों को इस उड़ान के लिए, इस ट्रायल के लिए आमंत्रित किया। इस सारे मामले को लेकर उपायुक्त ऊना ने भी जहां खुशी जाहिर की है, वहीं पर्यटकों में भी एक खासी उत्साह की लहर दिखाई दे रही है। तो चलिए, जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।